जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे अकबर का इतिहास, मुगल बादशाह अकबर का इतिहास। आपको पता होगा मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करता है और दिल्ली पर अपना साम्राज्य स्थापित करता है और मुगल वंश की स्थापना करता है। मुगल वंश का अगला उत्तराधिकारी बनता है आपका हुमायूं, और हुमायूं के बाद में अगला उत्तराधिकारी बनता है आपका अकबर। हम लोग बाबर का इतिहास पढ़ चुके हैं, उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ चुके हैं। हुमायूं का इतिहास पढ़ चुके हैं, और हुमायूं और आपको पता है थोड़ा सा बीच में एक शासनकाल शेरशाह सूरी का भी आता है। 1540 से लेकर 1555 तक कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित करता है। हुमायूं को भारत छोड़कर बाहर निष्कासित जीवना पड़ता है। हम लोग शेरशाह सूरी के इतिहास के बारे में पढ़ चुके हैं। हुमायूं और अकबर के मध्य एक छोटा सा हेमू का इतिहास भी आता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हेमू के इतिहास के बारे में भी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अकबर का इतिहास। अकबर का शासनकाल है वो कब से कब तक शुरू होता है? शासनकाल शुरू होता है आपका 1556 ईस्वी से, और शासनकाल कब तक रहता है? 1605 ईस्वी तक उनका शासनकाल रहता है। सबसे पहले हमें अकबर के जन्म की बात कर लेते हैं। इमेज आपके सामने अपलोड कर रखी है, अलग अलग चित्रकार आपकी अलग अलग इमेज अपलोड करते हैं, ठीक है। जन्म की बात करते हैं। जन्म हुआ था इनका 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म होता है। कहाँ पर होता है? अमरकोट, कहीं कहीं नाम आपको उमरकोट भी मिलता है। उमरकोट के वहाँ के राजा थे आपके वीरसाल के दरबार में उनका क्या होता है? जन्म होता है। आपको पता होगा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो कि 1540 में लड़ा जाता है, मई 1540 में युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया जाता है और हुमायूं को भारत छोड़कर बाहर निष्कासित जीवन जीना पड़ता है। उसको सिंध प्रांत में राजा वीरसाल के द्वारा शरण दी जाती है, और उन्हीं के दरबार में अकबर का क्या होता है, या उन्हीं के किले में अकबर का जन्म होता है। आपको पता है अकबर के पिता की बात करें हुमायूं थे, माता की बात करें हमीदा बानो बेगम, जो कि हुमायूं के छोटे भाई हिंदाल जिनके गुरु का नाम था मीर अली अकबर, उनकी पुत्री थी। तो ठीक है, जन्म के बारे में हमने बता दिया। 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट के राजा वीरसाल के दरबार में इनका जन्म हुआ था। सबसे पहले हम बात करते हैं बचपन का नाम था इनका बदरुद्दीन। अकबर के बचपन का नाम था बदरुद्दीन। संरक्षक की बात आता है। संरक्षक आपके मेन संरक्षक थे बैरम खां थे, साथ साथ में कहीं कहीं आपको मुनीम खां भी आते हैं। आपको पता है बैरम खां प्रधानमंत्री या वजीर पद पर कार्यरत थे। इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको मिलता है, तो ऑप्शन आ के रूप में आपको सबसे पहले बैरम खां ही मिलेगा। बैरम खां इनका संरक्षक था, साथ में मुनीम खां भी नाम आता है। राज्याभिषेक की बात करते हैं। इनका राज्याभिषेक कहाँ पर होता है? कलानौर गुरुदासपुर पंजाब में इनका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक होने की कंडीशन आप जानते हो कि दीन पनाह नगर में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की क्या होती है? आपकी मृत्यु हो जाती है। उनको या तो ऐसे बोल सकते हैं कि अपने शासन अपने हाथ में लेना पड़ता है। उस समय वो थे पंजाब में थे, और कलानौर गुरुदासपुर पंजाब में उनका क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। हुमायूं की यहाँ पर मृत्यु होती है। मृत्यु होने के बाद में यहाँ का जो गवर्नर था टोरडी खां, उससे हेमू जो कि आपको पता है आदिल शाह का सेनापति था, उनके मध्य भिड़ंत होती है और मुगल सेना पराजित होती है। थोड़ा सा एक छोटा सा शासनकाल आता है हेमू का, और फिर अकबर द्वारा हेमू को पराजित किया जाता है पानीपत के द्वितीय युद्ध में। आपको पता है कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो कब से कब लड़ा गया था? डेट आपकी है 5 नवंबर की डेट। यदि हम चर्चा नहीं करें कोई बात नहीं, नवंबर 1556 भी आता है। डेट आपकी एग्जिट डेट पूछें तो आपकी 5 नवंबर 1556 हो जाएगा। किन किन के मध्य लड़ा गया था? अकबर और हेमू के मध्य। हम बात करें अकबर की, अकबर आपको पता है मुगल बादशाह की बात करते हैं। मुगल बादशाह था वो भी तृतीय शासक था। पहला आपका बाबर था, बाबर के बाद हुमायूं, और उसके बाद आपका अकबर हो गया। हेमू की बात करें आदिल शाह का सेनापति था। हेमू के पूरा जीवन परिचय हम लोग पढ़ चुके हैं। हेमू से का जो प्रारंभिक जीवन है वो एक नमक का दलाल था, रेवाड़ी हरियाणा का निवासी था। किस प्रकार इस्लाम शाह के दरबार में पहुंचता है, किस प्रकार आदिल शाह का सेनापति बनता है, किस प्रकार दिल्ली का शासक बनता है, उसका जीवन परिचय पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपलोड कर रखा है। एक छोटा सा वीडियो है, बढ़िया तरीके से उसमें समझा रखा है हेमू का पूरा इतिहास। इसके बाद में जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है, ये लड़ा किन किन के मध्य जाता है? अकबर और हेमू के मध्य लड़ा जाता है। दुर्भाग्यवश से इसमें हेमू की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। वो बिना मुकुट के हाथी पर इस प्रकार से लड़ रहे थे कि वो युद्ध जीतने वाले थे कि एक आंख उनकी तीर उनके आंख में लग जाता है और वो हाथी से नीचे गिर जाते हैं, और बैरम खां के द्वारा अकबर के सामने पेश किया जाता है। अकबर उनकी हत्या नहीं करते हैं। अकबर की उस समय आयु मात्र 13 से 14 साल थी, लेकिन बैरम खां जो कि उनके संरक्षक थे, उनके द्वारा हेमू
की हत्या कर दी जाती है, सर धड़ से क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। और अकबर को इस लड़ाई से थोड़ा सा दूर रखा जाता है क्योंकि उस समय उनकी आयु भी काफ़ी कम थी। अकबर ने इस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी। आपको पता है जब बाबर ने राणा सांगा को खानवा के युद्ध में पराजित किया था, बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी को मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। इसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं। देखो ये युद्ध लड़ा गया था आपका 1556 में। इस समय अकबर की आयु थी 14 साल है। और इसके बाद हम चर्चा करें कि 1560 तक जितनी भी आपकी शासन की जो शक्तियाँ समस्त शक्तियाँ थी, 1560 जब तक अकबर की आयु 18 साल होती है तब तक सारी शक्तियाँ किसके पास थी, बैरम खां, जो कि वजीर के पद या प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत था, उनके पास सारी शक्तियाँ थी। वो कौन था आपको पता ही है, बैरम खां, जो कि अकबर का संरक्षक था। ठीक है। इसके बाद में आपके सामने एक इस प्रकार के क्वेश्चन आता है कि 1560 में अकबर ने बैरम खां के सामने 3 विकल्प रखे थे। वो 3 विकल्प रखने का कारण क्या है, क्यों रखे गए, वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको नीचे कुछ बातें समझा देता हूँ। आपको एक चीज़ मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये पेटीकोट शासन या अत का खेल है, उसके जो सदस्य हैं जिसमें महाअनगा आता है, महाअनगा उनकी धाई माँ थी, पालन पोषण करने वाली माता थी, उनके द्वारा थोड़ा अकबर को भड़काया गया था कि एक तो पहली बात है कि बैरम खां था वो शिया मुसलमान था और अकबर के जितने भी दरबार में सदस्य थे वो सुन्नी मुसलमान थे। तो उनके द्वारा क्या किया जाता है कि बैरम खां को पसंद नहीं किया जाता है और अकबर को भड़काया जाता है कि सारी शासनकाल की शक्तियाँ, जितनी शासन की शक्तियाँ हैं, कहता कुछ है करता कुछ अलग है। तो कुछ अकबर को भी कुछ ऐसा लग रहा था। तो अकबर ने क्या किया, उसके सामने 3 ऑप्शन रखता है। वो एक किसी बाहर युद्ध में अलग अलग आपको पता है कि शासन अकबर के शासनकाल में बहुत सारे युद्ध हुए थे, अलग अलग अभियान हुए थे। तो बैरम खां किसी अभियान पर निकला हुआ था, अकबर के द्वारा वहाँ पर उसको संदेशा भेजा जाता है कि आप मक्का की यात्रा पर चला जाए। उसका कारण तो उसको पता होना चाहिए भाई किस कारण से मेरे को यहाँ पर भेजा जाता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक छोटा सा युद्ध है आपका, ये तलवाड़ा का युद्ध या तलवाड़ा का युद्ध है, जिसमें ये युद्ध किन किन के मध्य लड़ा जाता है। अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां और मुगल सेना के मध्य युद्ध लड़ा जाता है, जिसके अंदर तलवाड़ा के युद्ध में 1560 में युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें बैरम खां पराजित होता है और उसको अकबर के सामने पेश किया जाता है। अकबर ने उसके सामने ये 3 विकल्प रखे थे। ये किसके सामने रखे थे, बैरम खां के सामने 3 विकल्प रखे थे। कौन कौन से विकल्प रखे थे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 1560 ईस्वी में अकबर ने बैरम खां, जो कि पहले अकबर का संरक्षक था, प्रधानमंत्री और वजीर पद पर कार्य था, उसके सामने उसने 3 विकल्प रखे थे। कौन कौन से विकल्प रखे थे, पहला तो उसने बोला था, अकबर ने बोला कि आप मालवा या चंदेरी की सूबेदारी कर सकते हो। आपका ऑप्शन क्या है, आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। अकबर उसको दंडित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि विकट के परिस्थितियों में उसने साथ दिया था, वही वजीर और प्रधानमंत्री पद पर कार्य था और उसके द्वारा इस सारी सेना का, पूरे राज्य का भार उसी के ऊपर था। तो अकबर उसके सामने 3 विकल्प रखता है। पहला विकल्प हो गया कि मालवा और चंदेरी की आप सूबेदारी कर लो, वहाँ के सूबेदार जाके बन जाओ। उसके बाद में बादशाह के आंतरिक और गुप्त मामलों का प्रमुख बन जाओ। और तीसरा आपका हज यात्रा या मक्का यात्रा पर आप चले जाओ। ये 3 विकल्प रखे गए थे। तो ये 2 ऊपर वाले वो विकल्प है वो मंजूर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो आपका बैरम खां था पहले जो प्रधानमंत्री और वजीर पद पर कार्य था, आपको पता है प्रधानमंत्री का पद सर्वोच्च पद होता है। उस पद पर कार्य करने के बाद यदि इस पद पर वो कार्य करता है तो वो खुद को अपमानजनक मानता है, उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है। तो क्या करता है, ये तीसरा ऑप्शन चुनता है, हज यात्रा। वो हज यात्रा पर निकल जाता है। और जो तलवाड़ा का युद्ध आपसे पूछे ना किन किन के मध्य हुआ था, ये 1560 में बैरम खां, जो कि अकबर का ही संरक्षक था, अकबर के दरबार में प्रधानमंत्री और वजीर के पद पर कार्य था, उनके और किन किन के मध्य लड़ा जाता है, मुगल सेना के मध्य लड़ा जाता है, जिसमें ये पराजित होता है। और फिर वो अपना हज यात्रा पर निकलता है। 3 ऑप्शन रखे जाते हैं अकबर के द्वारा, तो उनमें से वो हज यात्रा अपनाते हैं। तो क्या होता है, जब वो हज यात्रा पर था या मक्का यात्रा पर था तो पाक पाटन गुजरात में, स्थान का नाम देख लेना ध्यान से, पाक पाटन गुजरात में एक अफगान जिसने बैरम खां की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। बैरम खां की छुरी घोंपकर उसकी हत्या कर दी थी। और पाटन के फ़कीरों ने बैरम खां का अंतिम संस्कार किया था। वहाँ के जो फ़कीर थे उनके द्वारा बैरम खां का अंतिम संस्कार किया गया था पाक पाटन गुजरात में। जब वो हज यात्रा पर था तो एक अफ़गान ने बैरम खां की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। उस अफ़गान का क्या नाम है, गूगल पर आप सर्च करोगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। और कॉमेंट बॉक्स में आपको बताना है उस अफ़गान का क्या नाम था जिसने गुजरात के पाक पाटन में बैरम खां की हत्या कर दी थी। जो बैरम खां, जो कि अकबर का
प्रधानमंत्री या वजीर पद पर कार्य था। अब इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि बैरम खान था वो क्या था, शिया मुसलमान था, शिया मुसलमान था, जबकि अकबर के दरबार में लगभग सारे सुन्नी मुसलमान थे जो कि उसका विरोध किया था और अकबर को भड़काया और उसको हज यात्रा पर निकलना पड़ा और उसके बाद उसकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। आपको खुद को भी पता है उसके बाद में जब उनकी हत्या का समाचार उनके पास मिलता है तो उनकी जो बेगम थी बैरम खान की, उनके द्वारा अकबर से शादी कर ली जाती है और उनके जो पुत्र थे खान है खवाना, अभी आगे आए उसकी चर्चा करेंगे नवरत्नों में, और उनके अपने एक नवरत्न में भी उनके पुत्र को सम्मिलित किया जाता है। अब एक चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा पेटीकोट शासन या यत का खेल, जो का समय था आपका 1560 से 62 तक, सन आपको 64 भी मिलते हैं लेकिन उसका मेन प्रभाव सन 1562 तक था। पेटीकोट शासन या यत का खेल था है क्या, इसके बारे में मैं आपको चर्चा कर बता देता हूँ। आप सब सोचोगे ये पेटीकोट वो पहनने वाला, तो नहीं, वो पेटीकोट ये शासन की बात हो रही है। और इसका मतलब क्या है कि अकबर पर हरमदल का प्रभाव था। हरमदल कौन था, हरमदल के सदस्य कौन थे, ये देखो आपके सामने हरमदल के प्रमुख सदस्य 4 सदस्य थे। कौन कौन थे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। महाम अनगा जो कि उनकी धाई माँ थी, अकबर की पालन पोषण करने वाली माता थी महाम अनगा, इन्हीं के द्वारा भड़काया गया था और बैरम खान को हज यात्रा पर निकलना पड़ा था। और जीजी अनगा की बात करते हैं, वो उनकी पुत्री थी, महाम अनगा की पुत्री जीजी अनगा हो गई। आदम खां की बात करते हैं, महाम अनगा का पुत्र था आदम खां, महामनगा का पुत्र था आदम खां। और मुनीम खां, मैंने आपको इसके बारे में चर्चा की भी थी। मुनीम खां जो कि बैरम खां भी सरक सकता और मुनीम खां भी आपका सरक सकता। तो ये हरमदल के 4 सदस्य थे। मतलब अकबर अपने शासनकाल में पूर्ण रूप से कोई निर्णय नहीं ले पाता था। ये निर्णय ये लेने का काम, राजा अकबर जरूर था लेकिन निर्णय लेने का काम ये लोग करते थे। इस शासन से मुक्त होता है 1562 में। कब होता है देखो, 1562 ईस्वी में, देखो 1562 ईस्वी में अकबर ने आदम खां की हत्या करवा दी थी। अब हत्या करवाने आदम खां की हम बात करते हैं, महामनगा का पुत्र महामनगा कौन थी, उनकी धाई माँ थी। आदम खां की हत्या क्यों करवा दी थी, आपको पता है कि आदम खां द्वारा जो मालवा का अभियान किया गया था, गुजरात मालवा का अभियान किया गया था, वहाँ पर बहुत सारा धन लूटा गया था। उसको राज्य कोष में डालने की तुलना में वो क्या करते थे, खुद के छिपा लेता है। कौन छिपा लेते हैं, आदम खां। और इसकी सूचना मिलती है अकबर को, तो अकबर द्वारा इसकी क्या करवा दी जाती है, हत्या करवा दी जाती है। कब करवा दी जाती है, 1562 में। और उनकी जो माता थी महामनगा, इस सदमे में आकर उनकी माता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और 1562 में हरम के प्रभाव से अकबर क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इसकी मुख्य सदस्यता आपकी पता है महामनगाई थी जो कि उनकी धाई माँ थी, उन्हीं के द्वारा सारे निर्देश दिए जाते थे। आदम खां की अकबर ने हत्या क्यों करवाई थी, मालवा जब पर उसने आक्रमण किया था, मालवा पर अभियान किया था, तो वहाँ पर बहुत सारा धन लूटा था। उसको राज्य कोष में डालने की बजाय खुद छुपा लेता है। ये बात अकबर को पता चलती है। अकबर को पता चलने के बाद में अकबर द्वारा 1562 में आदम खां की हत्या करवा दी जाती है। इस सदमे में आकर उनकी माता महामनगा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब आपको पता है एक बेटे की मृत्यु होने पर उन माता को दुख होता है, दुख के कारण या सदमे के कारण उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। और अकबर 1562 ईस्वी में हरमदल के प्रभाव से पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। आपका कौन हो जाता है, अकबर। तो हम चर्चा करते हैं अपना अकबर के प्रारंभिक सुधार के बारे में। अकबर ने अपने जीवन में कौन कौन से प्रारंभिक सुधार किए थे जिसके कारण उसको हिंदू की जो जनता थी, हिंदू लोग थे, वो भी पसंद करते थे। उसका कारण क्या है, उसके ये देखो अकबर के प्रारंभिक सुधार आपके सामने 3 दिए हुए। पहला सुधार वो हरमदल से जैसे मुक्त होता है, पहला वो क्या काम करता है, युद्ध बंदियों, यहाँ पर युद्ध बंदियों के धर्मांतरण पर रोक या दास बनाने पर उसने रोक लगा दी कि आप किसी को गुलाम नहीं बना सकते। दूसरी बात है कि जितने भी युद्ध बंदी हैं आप उसको धर्म परिवर्तन के लिए नहीं बोल सकते, उसके ऊपर उसने क्या लगा दी, रोक लगा दी। यदि हिंदू धर्म को पसंद करता है तो हिंदू धर्म ही रखेगा, मुस्लिम धर्म उसको यदि पसंद है मुस्लिम धर्म रखेगा। तो धर्मांतरण पर उसने क्या लगा दी थी, रोक लगा दी, जिसके कारण उसको मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे और हिंदू लोग भी उस राजा को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। दूसरी बात है आपका 1563 ईस्वी की हम बात करते हैं। 1563 ईस्वी की बात करते हैं, तीर्थ यात्रा कर को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। जितने भी हिंदू लोग थे वो तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो उनके द्वारा इन राजाओं को तीर्थ कर दिया जाता था, जो कि अकबर के द्वारा इस तीर्थ कर को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। और हम बात करें 1564 की बात करें, जजिया कर को क्या कर दिया गया था, ये समाप्त कर दिया। जजिया कर एक प्रकार का संपत्ति कर था। मुस्लिम राज्य में जितने भी हिंदू लोग रहते थे उन हिंदू लोगों से मुस्लिम राजाओं के द्वारा वो कर लिया जाता था, जो कि अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया जाता था। जो कि अब आपको पता है कि हिंदुओं से जितने भी कर लिए जा रहे थे अकबर ने समाप्त कर दिए थे। हिंदू लोग उनको क्या करने लगे, पसंद करने लगे। हम चर्चा करते हैं अपने जजिया कर की। जजिया
अकर को भारत में जो सबसे पहले है ना मोहम्मद बिन कासिम भाई ने सर्वप्रथम इस कर को लागू किया था और अकबर के द्वारा इसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। कब किया गया था? 1564 में जजिया कर, जो कि एक प्रकार का संपत्ति कर था। जितने भी मुस्लिम राज्य थे उसके अंदर जो हिंदू लोग रहते थे उन हिंदू लोगों से क्या लिया जाता, कर लिया जाता। तीर्थ यात्रा, किसी भी हम यात्रा पर जाते हैं अलग अलग तीर्थ, आपको तीर्थ स्थल पता ही है कौन कौन से, राजस्थान की बात कर लो, भारत की बात कर लो, भारत के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तीर्थ स्थल है। जितने भी हिंदू यात्री तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो उनके सूबेदार मिल जाते थे, वहाँ पर उनसे कर लेते थे। उस कर को अकबर ने समाप्त कर दिया। और धर्मांतरण मेन सबसे मुख्य पॉइंट यही है इनका। डेट आपकी याद रखना, आपको धर्मांतरण पर रोक कब लगाई थी? 1562 में, जब वो हरमदल से मुक्त होता है। तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था? 1563 में। और जजिया कर को कब समाप्त कर दिया? तो उसने 1564 में। हिंदू जितने भी लोग थे उनके दिल दिमाग में अकबर का शासनकाल, मतलब अकबर एक बढ़िया मुगल बादशाह के रूप में साबित हुआ। अब अकबर के जीवन में कौन कौन से अभियान, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई, उनके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग अकबर के नवरत्न के जो नौ रत्न थे उनका क्या क्या कार्य था, अकबर के दरबार में उन्होंने कौन कौन सी प्रमुख भूमिकाएँ निभाई थी, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं अकबर के अभियान। अकबर ने अपने जीवन में कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, उसमें कौन कौन सी लड़ाइयाँ में उसने जीती, उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो पहला है मेन अभियान है। ऐसे तो बहुत सारी छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ी गई जिनसे संबंधित आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है आपका अकबर के द्वारा मालवा पर अभियान किया गया था। ये अभियान किया गया था 1561 में। कब किया गया था? वहाँ का शासक था बाज बहादुर अकबर के दरबार, जो वहाँ का शासक था बाज बहादुर, वो अकबर के दरबार में आ गया और वहाँ की जो रानी थी रूपमती, उसने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। भाई जो शासक था वहाँ का बाज बहादुर, उसने तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ये बात पसंद नहीं आई किसको? रानी रूपमती को, और उसने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। भाई उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर दो। उसने अकबर की जैसे अधीनता वो राजा स्वीकार कर लिया तो वहाँ की रानी रूपमती आत्महत्या कर लेती। आपको सिर्फ मेन उसकी डेट याद रखनी है। मालवा अभियान अकबर के द्वारा कब किया गया था? 1561 में। इसी अभियान के दौरान आधम खान जो महामनका का पुत्र था उसके द्वारा बहुत सारा धन लूटा गया था, राज्य कोष में नहीं डाला गया था, खुद ने छुपा लिया था, जिसके कारण अकबर ने उसकी 1562 में हत्या करवा दी थी और खुद हरमदल से क्या हो गया था? मुक्त हो गया था। दूसरा है आपका ये गोडाउना अभियान। गोडाउना अभियान ये देख लो। गोडाउना अभियान की हम बात करें, गोडाउना आपने एक मूवी भी बनी होगी, आपको पता होगा, वो बाद की है, औरंगजेब के शासनकाल की है, वो शिवाजी वाली तानाजी नाम की एक मूवी है, बहुत गजब की मूवी है, औरंगजेब के शासनकाल की है। वो गोडवाना अभियान के दौरान ही वो मूवी बनी गई है, आप देख लेना। वो बहुत उसमें एक वो अपनी पता ही होगा एक नागिन नाम की तोप थी, बहुत बड़ी तोप थी, जिसको गोडवाना दुर्ग पर ले जाया गया था। और तानाजी और जो औरंगजेब का जो काफ़ी भरोसेमंद था, उनका नाम क्या था वो आपको, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, उनके मध्य युद्ध लड़ा जाता है और तानाजी का हाथ कट जाता है, लेकिन वो अंत में वहाँ पर उनको स्वराज को स्थापित करने में साबित होता है। गोडवाना अभियान की हम चर्चा करते हैं। ये अभियान आपका 1564 में हुआ था। वहाँ की रानी थी दुर्गावती। शासक की बात करते हैं, वहाँ का शासक था वीर नारायण। उनकी आयु बहुत कम थी, उनकी संरक्षक थे उनकी माता रानी दुर्गावती। वो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करती है रानी दुर्गावती, और मुगल सेना के मध्य युद्ध लड़ा जाता है। काफ़ी मजबूती के साथ वो लड़ी थी। जब स्वयं को ऐसे लड़ रहा था कि हम युद्ध में पराजित होने वाले हैं, तो अपने सेनापति को बोलता है मेरी हत्या कर दो। सेनापति उसकी हत्या नहीं करता है तो स्वयं खुद का सीने में अपनी तलवार को सीने को भेद लेती है और खुद आत्महत्या कर लेती है। अब वो कुछ भी बोलो, लड़ती हुई मारी जाती है उस युद्ध के अंदर। और गोडवाना अभियान या गोडवाना पर अकबर का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। रानी दुर्गावती थी। और शासक की बात करें, रानी का पुत्र वहाँ का शासक था, जिनकी आयु मात्र बहुत ज़्यादा कम थी। 3 साल की आयु में रानी दुर्गावती उसकी संरक्षिका बन जाती हैं और मजबूती और मुगल सेना के सामना करती हैं और अंत में लड़ती हुई मारी जाती हैं। मेन बात आपका यही है कि गोडवाना अभियान अकबर के द्वारा कब गया था? 1564 में, जिसके ऊपर गोडवाना पर अकबर द्वारा विजय हासिल की जाती है। वहाँ का शासक की बात करें वीर नारायण, और संरक्षिका कौन थी? रानी दुर्गावती, जो मुगल सेना से युद्ध करती हैं और इस युद्ध में क्या होती है? पराजित होती है। इसके बाद में चित्तौड़ अभियान की बात करते हैं। चित्तौड़ अभियान आपका कब हुआ था? चित्तौड़ अभियान हुआ था आपका 1567 से 1568 में। 1567 से 1568 मेवाड़ राज्य पर मुगल साम्राज्य द्वारा किया गया ये सैनिक अभियान था। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। यहाँ का उस समय शासक था आपका उदय सिंह। इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता है, जिसके कारण इनके मध्य युद्ध लड़ा जाता है। युद्ध लड़ने के बाद में उदय सिंह है वो जंगलों में भाग जाता है। फिर
थोड़े टाइम बाद में एक हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है, आपको पता होगा। वो उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा जाता है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने इसके अंदर नहीं की जाती। मेन आपको ये पूछा जाता है चित्तौड़ अभियान है, वो हल्दी घाटी का युद्ध हम लोग कब पढ़ेंगे, जब महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ेंगे, उसके अंदर हम लोग हल्दी घाटी के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर चित्तौड़ अभियान की बात है, अकबर द्वारा चित्तौड़ अभियान कब किया था, 1567 से 1568 पर है। और अकबर की सेना ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जयमल के नेतृत्व में 8000 राजपूतों और 40,000 किसानों की क्या कर ली थी, घेराबंदी कर ली थी। उस समय शासक मैंने आपको बता दिया, उस शासक उसमें उदय सिंह था आपका, और जयमल के नेतृत्व में। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एकमात्र ऐसा अभियान था, एकमात्र ऐसा ये क्षेत्र था जिस पर अकबर पूर्ण रूप से कभी अपना अधिकार नहीं कर पाया, वो था आपका चित्तौड़, और उसका कारण था आपका महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का इतिहास जब पढ़ेंगे उससे संबंधित बहुत सारी एक गाने भी महाराणा प्रताप के ऊपर बहुत सारे बने हुए हैं, आपने सुने भी होंगे। हल्दी घाटी का युद्ध हम लोग उसमें चर्चा करेंगे, पूरे हल्दी घाटी का इतिहास क्या था वो हम लोग महाराणा प्रताप के इतिहास में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगला तीसरा अभियान है उनका गुजरात का अभियान, जो कि कब होता है आपका 1572 और 73 में ये अभियान होता है। वहाँ का शासक था आपका मुजफ्फर थर्ड नाम हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। वहाँ का शासक कौन था, मुजफ्फर थर्ड था। उसको अकबर की सेना के द्वारा पराजित करवाया जाता है। और गुजरात अभियान से संबंधित कुछ क्वेश्चन होते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है, पहला है इसमें कि गुजरात अभियान की याद में बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सीकरी में है, बुलंद दरवाजे का क्या करवाया गया, निर्माण करवाएगा। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, अकबर के द्वारा करवाया गया था। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें आपका ये क्वेश्चन बनता है, देखो एक इतिहासकार है जिनका नाम है, देखो बुलंद दरवाजे के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। इतिहासकार है जिनका नाम है V.S. स्मिथ, और उन्होंने इस अभियान को विश्व का सबसे द्रुत गति से किया गया अभियान बताया गया है। इतिहासकार का नाम आपके सामने दे रखा है, V.S. स्मिथ ने इस अभियान को विश्व का सबसे द्रुत गति से किया गया अभियान बताया जा सकता है। अब क्वेश्चन आपसे यदि ऐसे भी पूछ लें कि विश्व का सबसे द्रुत गति द्वारा किया गया अभियान कौन सा है, तो वो आपका था, कौन सा अभियान था, गुजरात का अभियान था। वहाँ का शासक था मुजफ्फर थर्ड, जिसको पराजित किया जाता है, और वहाँ पर अकबर का साम्राज्य स्थापित किया जाता है। और इसके बाद में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सीकरी, जिसका नाम फतेहपुर सीकरी रखा गया था, और उसको उसके बाद में पहले तो आपकी राजधानी दिल्ली थी, उसके बाद आगरा, उसके बाद फतेहपुर सीकरी को भी राजधानी बनाया जाता है मुगल बादशाहों के द्वारा। और खंबात की खाड़ी या कंभे में अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था। ये भी है कि क्वेश्चन बनता है कि अकबर ने पहली बार समुद्र को कब देखा था, कहाँ पर देखा था, खंबात की खाड़ी या कंबे में अकबर ने पहली बार किसको देखा था, समुद्र में, जब गुजरात के अभियान पर था तब देखा था। इससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन है। एक तो गुजरात की याद में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया, और इतिहासकार V.S. स्मिथ ने क्या बोला कि ये विश्व का सबसे द्रुत गति से किया गया अभियान है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी रखा गया। खंबात की खाड़ी या कंभे में अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा है। ये आपके इससे संबंधित कुछ पॉइंट है, आगे चर्चा कर लेते हैं। सन आपको पता है, सन आपके सामने 1572 और 73 आपकी इसकी डेट होगी। उसके बाद में काबुल अभियान की बात करते हैं। काबुल अभियान जहाँ का शासक था उसका चचेरा भाई जिसका नाम था मिर्ज़ा हाकिम, और उसको अकबर के द्वारा पराजित किया जाता है, और वहाँ पर बख्तुनिसा को वहाँ का गवर्नर बनाया जाता है। बख्तुनिसा को वहाँ का क्या बनाया जाता है, गवर्नर कहाँ का, काबुल का। और 1586 में मान सिंह को काबुल का गवर्नर बनाया गया। इससे संबंधित 2 पॉइंट बनते हैं। एक तो मैं आपको बता देता हूँ, काबुल अभियान आपका कब हुआ था, 1581 में। वहाँ का शासक कौन था, वहाँ का शासक था उनका चचेरा भाई, उनके चाचा का लड़का था मिर्ज़ा हाकिम, उनके द्वारा पराजित किया जाता है अकबर की मुगल सेना के द्वारा, और बख्तुनिसा को वहाँ का गवर्नर बनाया जाता है। गवर्नर किसको बनाया जाता है, बख्तुनिसा को। और 1886 ईस्वी में मान सिंह को काबुल का क्या बनाया जाता है, गवर्नर बनाया जाता है आपका। इसके बाद अगला हम लोग चर्चा करते हैं, हम लोग कश्मीर अभियान ये कब लड़ा जाता है आपका, 1586 ईस्वी में मुसुफजाई कबीले से लड़ाई करते हुए बीरबल अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित था। अकबर का सबसे खास नवरत्नों में से एक था, वो वीरगति को प्राप्त होता है। कौन होता है, मुसुफजाई कबीले से लड़ते हुए बीरबल, जो कि अकबर का दरबार में सबसे अपना नज़दीकी नवरत्न बोल सकते हैं, सबसे खास बोल सकते हैं हम लोग, उसकी क्या हो जाती है, वो वीरगति को प्राप्त होता है। अब्दुल फजल, जिसने अकबरनामा और आईने एक अकबरी की रचना की थी, और इसे अकबर के जीवन की सबसे दुखदायी घटना बताई है, क्योंकि वो अपना ज़्यादातर जीवन अपने
नवरत्न बीरबल के साथ जीता है। और अब्दुल फजल जिसने अकबरनामा, अकबर के पूरे जीवन के इतिहास के बारे में पूरा पढ़ाया था, या आईने अकबरी की जिसने रचना की थी, अब्दुल फजल ने अकबर के जीवन की ये सबसे दुखदायी घटना बताई थी। किसकी? मुसुबजाई कबीले से लड़ते हुए बीरबल का वीर गति को प्राप्त हो जाना, कश्मीर अभियान 1586 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं सिंध अभियान। सिंध अभियान आपका कब होता है? सिंध अभियान होता है आपका 1591 ईस्वी को। कब होता है? 1591 ईस्वी को सिंध अभियान होता है। मुगल साम्राज्य ने 1591 में सिंध पर विजय प्राप्त की और इसे प्रथम स्तर के शाही प्रभाग ठट्टा से सूबे का रूप में संगठित भी किया था। आपको यह भी बता देता हूँ, सिंध प्रांत में उन्होंने विजय प्राप्त करते हैं। कब करते हैं? 1591 में मुगल सेना के द्वारा वहां पर अधिकार कर लिया जाता है। कहां पर? सिंध प्रांत पर। और प्रथम स्तर के शाही प्रभाग को वो ठट्टा से के सूबा के रूप में उसको क्या करते हैं? संगठित करते हैं। उसके बाद अगला उनका 8वां अभियान है उड़ीसा अभियान, जो कि 1592 ईस्वी में लड़ा जाता है उनके द्वारा। हम चर्चा करते हैं किसके ऊपर? 8वां अभियान आपका कौन सा है? उड़ीसा अभियान। ठीक है, उड़ीसा अभियान के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आपको मैं एक बात बता देता हूं, आपको मेन उनकी डेटें याद रखनी है। उड़ीसा अभियान कब हुआ था, डेट ही पूछी जाती है। 1592 ईस्वी में। लगातार इनका एक शानदार ट्रिक भी बना देंगे ताकि आप घर के द्वारा जो मेन 10 अभियान लड़े गए थे, उनको अभियानों को याद रखने का तरीका किस प्रकार का होगा। 1992 अकबर के राजपूत जनरल राजा मान सिंह के आगमन के साथ ही उड़ीसा में मुगल साम्राज्य का अधिपत्य हुआ था। अब जो राजा मान सिंह था, राजपूत जनरल था, और उनका जैसे अकबर के दरबार में आगमन होता है, वैसे ही उड़ीसा में मुगल साम्राज्य का आधिपत्य होता है। कुल मिलाकर अकबर ने लगभग पूरे भारत, उधर उत्तरी पूरे भारत पर कर लिया था, उधर पूर्वी भारत पर कब्जा कर लिया था, पश्चिमी पर कर लिया था, वो दक्षिण की ओर भी आगे बढ़ता है। अब इसके बाद में लगभग उसने पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। कंधार और ये बलूचिस्तान, जो कि उस समय भारत के अंदर ही आते थे सारे के सारे, उसकी ये तो बंटवारा तो बाद में हुआ अपना, हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कंधार बलूचिस्तान अभियान कब हुआ था? ये आपका लड़ा गया था 1595 ईस्वी को। कंधार बलूचिस्तान अभियान ये कब हुआ था? 1595 ईस्वी को। हम चर्चा करते हैं हम लोग बलूचिस्तान पर आक्रमण कर वहां के अफगानों को हराकर मुगल साम्राज्य की क्या करता है? स्थापना करता है। इससे ज़्यादा संबंधित कुछ नहीं पूछा, आपसे ही पूछता है। कंधार और बलूचिस्तान अभियान है वो कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था आपका 1595 को। वहाँ के अफगान शासकों को पराजित किया जाता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। कंधार बलूचिस्तान अभियान आपका कब हुआ था? 1595 में। ऐसे तो हम लोग एक एक अभियान के बारे में यदि पूरा विस्तार से पढ़ेंगे तो एक एक अभियान के ऊपर आपका वीडियो बन जाएगा बहुत बड़ा, क्योंकि उस अभियान में कौन किसके मध्य युद्ध लड़ा गया था, कितने दिनों तक युद्ध चला था, किसकी हार किस प्रकार हुई थी, कौन पराजित होता है, कितनी सेना लेके आया था, कौन कितनी सेना लेके आया था। ऐसे पूरा विस्तार से पढ़ेंगे तो एक एक अभियान के ऊपर एक एक दिन लग जाएगा अपना। और सबसे लास्ट वाला है आपका खानदेश अभियान महाराष्ट्र, जो कि 1601 में होता है, जो कि अकबर का अंतिम अभियान था। ये इस क्वेश्चन पूछा जाता है, अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था? खानदेश अभियान महाराष्ट्र 1601 में अकबर का ये अंतिम अभियान था। अकबर द्वारा जो यहाँ का किला है असीरगढ़ के किले को सोने की चाबी से खोला गया था। सोने के चाबी से खोलने का मतलब हो गया रिश्वत देकर इस दरबार इस किले की चाबी को खोला गया था। खानदेश अभियान महाराष्ट्र 1601 में, जो को अकबर का अंतिम अभियान था। तो इसमें हम लोगों ने अकबर के जीवन से घटना, मतलब प्रारंभिक जीवन संघर्ष की हम बात कर लें, उनका जो प्रारंभिक जीवन संघर्ष था उसके ऊपर उन्होंने प्रारंभिक सुधार क्या क्या किए थे, कौन कौन से उनके अभियान लड़े गए थे। ये 10 अभियान थे मुख्य रूप से, हम लोगों ने उनके ऊपर चर्चा की। अभियानों की मैं आपको बात बता देता हूँ। अभियानों में आपको मेन उनकी डेट याद रखनी है। ये था अकबर का सामान्य जीवन परिचय, प्रारंभिक जीवन संघर्ष हो गया, उसके बाद में उनके द्वारा जैसे वो मुगल बादशाह बनते हैं, कौन कौन से प्रारंभिक सुधार किया गया, बैरम खां की किस प्रकार हत्या होती है। और आगे वाला जो वीडियो आएगा ना उसमें हम लोग चर्चा करेंगे अकबर के नवरत्नों के ऊपर, और उससे अगला वीडियो बनेगा जो उसमें हम चर्चा करेंगे अकबर के द्वारा जो धार्मिक प्रवृत्ति है उनसे संबंधित जितने भी पॉइंट बनते हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद में इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ये था आपका अकबर का संपूर्ण इतिहास, तो नहीं बोल सकते अकबर का इतिहास, संपूर्ण इतिहास तो हम लोग 3 पार्टों में अलग अलग बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ लाइक ज़रूर शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।